मॉर्निंग ऑनलाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? अकबर। तो अकबर के बारे में जितना भी पढ़े थे आप लोग बताएंगे अभी, ठीक है? देख लो भाई, मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते हो, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना? तो थोड़ा सा सीरियस लेना स्टार्ट कर दो और अपने दोस्तों को बता दो भाई, नोटिफिकेशन आता है फरवरी में, ठीक है? इतना ज़्यादा गाँव घूम रहे हैं ना, वो ठीक बात नहीं है। अभी तो दिवाली में 1 सप्ताह का छुट्टी मिलेगा जी। हम लोग भी तो बाहर से हैं, हम लोग तो नहीं जाते घर। क्या हम लोग को मन नहीं करता होगा? कैसे? क्या हम लोग को मन नहीं करता है? मेरे को सुबह उठने का मन नहीं करता है। 8 बजे ले दे के मैं कैसे आती हूँ मैं जानती हूँ, मैं उठ नहीं पाती, बिना नहाए जाती हूँ मैं। इसमें क्या है? लेकिन वो आप लोग के लिए है। मेरा टाइम बाद में फिक्स नहीं हो रहा था, तीसरे टाइम में लेना पड़ रहा है मुझे। दिवाली में 1 सप्ताह का छुट्टी मिलेगा, उसमें जाओ आराम से रह के आना। तो अभी छुट्टी मार रहे हो, फिर दशहरा में 2 दिन का होगा, ऐसे कर करके कितना छुट्टी चले जाता है। अब तो कई लोग तो ऐसे हैं कि पढ़ के भी नहीं आते, फिर पिछले क्लास का कैसे होगा? और उसमें सुनने में आया है मुझे गुप्त सूत्रों से कि लोग सिलेबस की बात करते हैं। अभी मैं पूछ दूंगी ना पिछले क्लास का, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, पॉलिटी हो, ठीक है? अविनाश सर जो पढ़ाए हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ दूंगी, किसी का नहीं बनेगा। हिस्ट्री से भी पूछ दूंगी, किसी का नहीं बनेगा। लोग सिलेबस की बात करते हैं। भाई जितना पढ़ाएं उतना तो दिमाग में रखो। सिलेबस हम लोग वादा करते हैं हम लोग कंप्लीट करके ही देंगे, ऐसे नहीं कि हम लोग बीच मझधार में छोड़ देंगे। और अभी सीजी हिस्ट्री का भी काफ़ी हो गया है। ज्योग्राफी तो आप लोग का कंप्लीट है क्या? छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछती हूँ तो किसी का नहीं बनता। नदियाँ जब पढ़ चुके हो आप लोग तो नदी से भी नहीं बनता। क्यों क्यों डिम्पल, गलत बोल रही हूँ मैं? तो कैसे? तो क्या पढ़ रहे थे हम पिछले क्लास में? अकबर। तो अकबर का जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था? 1605 ईस्वी। और आप लोग भी पेपर को देख के एनालिसिस किया कीजिए जी, ठीक है? कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको नोट करते जाओ कॉपी में। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम आता है हम लोग भूलते जाते हैं। जैसे कि अभी एग्ज़ाम हुआ है जस्ट रिसेंटली कल ही, तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपके लायक है तो उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करके लिख लो, या कौन से सब्जेक्ट का है तो उसी कॉपी में लिख लो, ठीक है? ये आपके काम आएगा। तो अकबर हम पढ़ रहे थे, तो अकबर किसका बेटा था? अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। और अकबर का बेटा कौन होगा? भाजी सब्जी लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी मैं? तो कैसे भूल जाते हो? भाजी, ठीक है? ये बाबर था, भूल गए हो? ये था हुमायूं, और उसके बाद होगा जहांगीर। तो इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे? जहांगीर को पढ़ेंगे ना। तो भूल कैसे जा रहे हो आप लोग? बताई थी ना, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। तो इस ट्रिक को अपने दिमाग में बिठा कर रखिए। अभी हम पूर्ववर्ती मुगल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पूर्ववर्ती मुगल। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1526 से कैसे मिट जा रहे जी? 1707 ईस्वी। था कि नहीं था? था, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पूर्ववर्ती। अगर मैं उत्तरवर्ती की बात करूं, 58, 1857 की क्रांति के बाद तक चलेगा। 1857 की क्रांति 1857 में होगी, उसके 1 वर्ष बाद तक जो बहादुर शाह जफर है वो जीवित रहता है, ठीक है? उसके बाद उसको दिल्ली से रंगून भेज दिया जाता है। तब तक वो जीवित रहेगा, तब तक हम लोग को मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ ना कुछ जिक्र देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को? तो
यहाँ पे जो लास्ट शासक रहेगा पूर्ववर्ती का वो होगा औरंगजेब, ठीक है। 1707 का जो आखिरी शासक रहेगा पूर्ववर्ती का वो कौन रहेगा? औरंगजेब रहेगा, ठीक है। तो इसको मैंने बता दिया था। और अकबर का जन्म कब हुआ था? पूरा बताओ। अब किसी को याद भी नहीं है, पिछले क्लास में पढ़े थे, 1000 बार बता चुकी हूँ, रिवाइज करके आते ही नहीं हो। क्या पढ़ रहे हो भाई, रोज रोज इतना मोटिवेशन देने के बावजूद भी। सबको मुंह जबानी याद होना चाहिए, लेकिन कल सब घूमे होंगे, एक बार पेज पलट के भी नहीं देखे होंगे। चलो इसका नहीं बता पा रहे हो इतना रिवीजन के बाद, तो ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ का क्या बताओगे फिर आप लोग? सुधर जाइए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नहीं तो उतना दूर से अपने घर से यहाँ आने का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, ठीक है। कुछ लगता है कि नहीं लगता अंदर से कि हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, हमको पढ़ना चाहिए, हम लोग घर वालों को धोखा देने से कुछ नहीं लगता? तो क्यों नहीं पढ़ते? ठीक है, सीने में आग जलाइए भाई, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। कब हुआ है? 15 अक्टूबर कब हुआ है? हैं? 1542 में हुआ है। किसका जन्म? और इसका राज्याभिषेक कब होता है? 14 फरवरी 1556 को कहाँ होता है राज्याभिषेक? कालानौर नामक स्थान में किसका राज्याभिषेक होता है? अकबर का। उस दिन इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही थी, इसीलिए है। क्यों? कम से कम 3-4 बार बताई हूँ मैं स्लाइड में, एक बार फिर से 2 बार लिख के भी बताई हूँ। कैसे मनीष, पढ़ते नहीं हो घर जाके? यही पढ़ते हो? झूठ भी बोलते हो, सफाई से बोल दिया करो। तो अकबर का जन्म कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। उसके बाद 14 फरवरी को 1483 को किसका जन्म हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे अकबर के राज्याभिषेक की बात करें तो अब अकबर का जो राज्याभिषेक होता है कब होता है? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1556 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो अगर अब इसके पिताजी की मृत्यु होगी तो उसके बाद राजा कौन बनेगा? उसका बेटा ही बनेगा, जो कि अल्पायु था। जब इसकी पिता की मृत्यु हुई थी तो बहुत ही छोटा था अकबर। तो अकबर खां का एक संरक्षक नियुक्त किया गया, ठीक है। अकबर का क्या नियुक्त किया गया? संरक्षक नियुक्त किया गया, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? बैरम खां के नाम से जानते हैं। अगर मैं बैरम खां के संरक्षण काल की बात करूं तो क्या था डिम्पल? ठीक है। अगर हम अकबर के जो संरक्षक था, क्या नाम था उसका? बैरम खां। उसका अगर टाइम पीरियड देखें तो बैरम खां का जो संरक्षण काल था कब से कब तक था? 1556 में किसका राज्याभिषेक हुआ है? अकबर का हुआ है। तो 56 से लेके 60 तक किसका टाइम पीरियड रहेगा? बैरम खां का। उसके बाद मैंने पेटीकोट शासन बताया था, जिसमें कुछ उसके रिश्तेदार और महाम अनगा जैसी उसकी धाय माँ का क्या था? योगदान था, जिसमें राजा के फैसले पर इनका भी हस्तक्षेप होता था। तो पेटीकोट या पर्दा शासन का जो टाइम पीरियड था वो कब से लेके कब तक था? ठीक है, 1560 से 1562 पेटीकोट शासन या पर्दा शासन का क्या था? टाइम पीरियड था, ठीक है। आज कोई नहीं आया है ऑनलाइन में भी, तो ये हो गया था क्लियर आप सभी का। फिर मैंने अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताया था, उसके लिए भी मैंने ट्रिक लिखाया था, ठीक है। तो क्या था? वीर, फौजी, मान सिंह। ऑटो में आता है, वीर से क्या हो गया था? बीरबल। फौजी से फैजी। मान सिंह से मान सिंह। ऑटो से अ से अबुल फजल। टो से टोडरमल। फिर में से मुल्ला दो प्याजा और अब्दुल रहीम खाने खाना। उसके बाद तानसेन और हकीम होगा। और मैंने तानसेन के बारे में भी पढ़ के आने के लिए बोला था, कोझिकोड को पढ़ के आने के लिए बोला था। क्या है कोझिकोड?
हाँ, कोझिकोड को साहित्य का शहर का दर्जा दिया गया, जो कि कहाँ स्थित है? केरल में है। कब दिया गया है? ठीक है, 2023 में ही दिया गया है कोझिकोड को साहित्य का शहर। उसी तरह संगीत का शहर किसे घोषित किया गया है? ग्वालियर को, क्योंकि ये किसकी नगरी है? तानसेन की नगरी है। अब ये पढ़ के आएंगे आप लोग कि कोझिकोड को साहित्य का शहर क्यों घोषित किया गया है। घोषित किया गया है तो क्यों घोषित किया गया है ना, तो इसको देख लेंगे। और साथ ही साथ मैंने ध्रुपद गायन शैली के बारे में पढ़ के आने के लिए बोला था, वो क्या होता है? उसमें ना भक्ति रस से मतलब उसको गाते हैं और कुछ फारसी भाषा का भी यूज करते हैं और मतलब भगवान के लिए गाने के लिए इसको यूज करते हैं ध्रुपद गायन से। और कोई? मेरे को पता है, बाकी लोग कोई ढूंढ के नहीं आए होंगे। मैम इसके जनक में मानसिंह भी दिखा रहा था और आपने तानसेन बताया। तानसेन ने ही इसका आविष्कार किया था, ठीक है। मानसिंह तो वहाँ पे योद्धा के रूप में भी था। गूगल में कहीं कहीं पे कुछ कुछ भी दिखा देता है, सर्च करने का भी सही तरीका आपको पता होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत योगदान रहा होगा क्योंकि उस टाइम पीरियड में था, लेकिन तानसेन मेन था, ठीक है। और मानसिंह तो योद्धा था भाई, वो तो युद्धों में भाग लेता था। किसके साथ? अकबर के साथ, ठीक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है उसको जीतने में किसका योगदान था? मानसिंह का, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। तो आज हमको क्या पढ़ना है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगर मैं पानीपत की प्रथम युद्ध की बात करूं तो आप लोग ये मत बोल देना कि हेमू और अकबर के बीच हुआ था, ठीक है। ये मत बोल दीजिएगा कि हेमू और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी किसका, कौन से वंश का शासक था? लोधी वंश का। और लोधी वंश किस में आता है? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। दिल्ली सल्तनत के बाद ही हमने क्या पढ़ा है? मुगल पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मुगल पढ़ा है। तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश रहता है लोधी वंश, तो लोधी वंश का आखिरी शासक कौन रहता है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को ही परास्त करेगा कौन? बाबर। और बाबर किसकी नींव रखेगा फिर? मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश रहता है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में हमने कितने वंशों को पढ़ा है? 5। कौन कौन सा था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और इसी लोधी वंश का जो आखिरी शासक रहता है वो रहता है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की हत्या कौन करेगा? बाबर करेगा। और मुगल वंश की नींव रखता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों डिम्पल? कोझिकोड को पढ़ के आओगी कि साहित्य का शहर इसको क्यों कहा जाता है। बाकी लोग तो एब्सेंस माइंड, पढ़ के ही नहीं आते। चलो अब हमको देखना है क्या? पानीपत का द्वितीय युद्ध। मैंने अभी बताया कब हुआ है प्रथम युद्ध? 1526 में, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ये अभी द्वितीय है। आगे जब मैं मराठा शासन पढ़ाऊंगी तो हमको क्या देखना है? तृतीय भी देखना है, ठीक है। अभी क्या पढ़ा रही हूँ? द्वितीय पढ़ा रही हूँ। तो आपको देखना है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। कौन सा युद्ध? पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू और अकबर के बीच हुई थी, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हेमू विक्रमादित्य, वहाँ पे सिर्फ हेमू लिखा गया है। हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी तथा 1500 हाथी थे। प्रारंभ में जो हेमू विक्रमादित्य है वो युद्ध को जीतते रहता है, ठीक है। और उसके पास अकबर से भी ज़्यादा विशाल सेना थी। किसके पास? हेमू विक्रमादित्य के पास। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कब हुआ है?
5 नवंबर 1556 ईस्वी को किसके किसके बीच हुआ है? हाँ, अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ है। और तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि हेमू की जो सेना थी अकबर की सेना से बड़ी थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो हेमू विक्रमादित्य है उसकी जो सेना है वो अकबर की सेना से क्या थी? बड़ी थी। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, अब आगे देखिए। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, शुरुआत में हेमू बहुत अच्छे से युद्ध कर रहा था, शुरुआत में इसको सफलता प्राप्त हुई, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर हेमू के आंख में घुस गया था। दुर्भाग्य से लड़ते लड़ते ऐसा हुआ कि एक तीर इसके आंख में घुस गया, तो वो कैसे युद्ध कर पाएगा बेचारा? अगर वो तीर नहीं घुसता तो ये बहुत ही बहादुर बलशाली था, ये जीत सकता था युद्ध, तो गलती से वो घुस गया, जिसके वजह से युद्ध का पासा पलट गया, है ना। देखिए, हेमू विक्रमादित्य की सेना अकबर की सेना से बड़ी थी, शुरुआत में युद्ध जीत रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो तीर है इसके आंख में घुस जाता है, उसके वजह से युद्ध का पासा पलट जाता है। ठीक है, और पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप अकबर की क्या होती है? विजय होती है, और दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ जाता है। ठीक है, और इस लड़ाई के बाद दिल्ली तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष समाप्त हो जाता है, और दिल्ली पर किसका कब्जा हो जाता है? मुगलों का। और ये जो हेमू विक्रमादित्य था ये अफगान था। आपको पता है कि हुमायूं के समय से ही अफगानों और मुगलों के बीच में संघर्ष होते रहा है। कहीं ना कहीं पर ये शेर शाह सूरी का ही वंशज था। कौन? हुमायूं, जिसका किसके साथ युद्ध हुआ है? अकबर के साथ हुआ है। तो आपको इतना ध्यान रखना है पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? कब हुआ है? 5 नवंबर 1556। दूसरा क्या बताई थी? किसके बीच हुआ है? हेमू और अकबर के बीच। और जो अकबर की सेना है हेमू की सेना से क्या थी? छोटी थी। यह हेमू विक्रमादित्य की सेना है अकबर की सेना से क्या है? बड़ी थी। ऐसे भी आप बोल सकते हो। प्रारंभ में जो हेमू विक्रमादित्य था वो युद्ध को क्या कर रहा था? जीत रहा था। क्या कर रहा था? जीत रहा था। लेकिन जैसे ही उसके आंख में तीर घुस जाता है वो क्या हो जाता है? हारने लगता है, युद्ध का पासा पलट जाता है। ठीक है, फिर इसमें जीत किसकी होती है? अकबर की होती है। और दिल्ली और आगरा पर किसका कब्जा हो जाता है? अकबर का हो जाता है। और सालों से चलने वाला जो अफगान और मुगलों के बीच का जो संघर्ष है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? सालों से जो अकबर और मुगलों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो यहाँ पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और दिल्ली और आगरा पर किसका पूर्णताधिकार हो जाता है? अकबर का हो जाता है। सभी को क्लियर है इतना? ठीक है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? तानसेन को दी थी। बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? अब हम देखेंगे क्या? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। तो 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये मेवाड़ शासक थे। कौन? महाराणा प्रताप। इनके पिताजी का नाम क्या था? उदय सिंह था। तो जैसे ही मतलब ये राजस्थान मेवाड़ वाले क्षेत्र में ये जो राजा है वो शासन कर रहे हैं। ठीक है, इसी के समकालीन हैं, तो शासन कर रहे थे राजस्थान वाले एरिया में, क्योंकि राजस्थान में ही क्या पड़ता है? मेवाड़ पड़ता है। तो उदय सिंह का पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप, जो कि क्या था? मेवाड़ का शासक था। उसने गोकुंडा नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक करवाया, राजस्थान में ही पड़ता है। और महाराणा प्रताप ने उदयपुर के बाद मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ स्थानांतरित की। जो इसकी जो राजधानी थी राजस्थान का उदयपुर था शुरुआत में। किसकी राजधानी? महाराणा
प्रताप की राजधानी, लेकिन बाद में कुछ समय बाद उन्होंने कुंभलगढ़ क्या की, अपनी राजधानी स्थानांतरित की। किसने की? महाराणा प्रताप ने की। और 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, जिससे परास्त होकर भी महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है इसमें कि राजा कहाँ का था, इसके पिताजी का नाम क्या था, और 1576 में मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच में कौन सा युद्ध हुआ है? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके बाद भी जो महाराणा प्रताप है उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वो हमेशा जब तक जीते थे लड़ाई लड़ते रहे। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीक का भी यूज़ किया है महाराणा प्रताप ने। आगे चल के गुरिल्ला युद्ध पद्धति का यूज़ करेंगे कौन? बाजीराव। शिवाजी के टाइम मराठा लोग भी करेंगे। छुप कर वार करना, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का मतलब क्या होता है? छुप कर अटैक करना अपने दुश्मन के ऊपर। ये कहीं जंगल झाड़ियों में छुपे रहते थे, जैसे ही दुश्मन दिखते थे उन पर अटैक कर देते थे। इसी को गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहा जाता है, जो इसका आगे यूज़ करेंगे शिवाजी। ठीक है, आगे जब हम मराठा प्रशासन या मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो आगे ये गुरिल्ला युद्ध तकनीक को यूज़ करेंगे कौन? मराठे। डिम्पल पानी लाई हो? चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया इतना? कल का एग्जाम कौन कौन दिया था? कैसे? तो डिपेंड क्यों रहते हो दूसरे के ऊपर एग्जाम के दिन? कितने बजे था एग्जाम? 2 बजे से था, 2:08 में पहुंचा मैं। लेकिन ऐसे तो घुस नहीं दे दिया जाता है ना? कोलंबिया में था, दूर में था, इसी कारण दूसरे ऊपर डिपेंड हो गया। गिरी नहीं दिए थे एग्जाम? कहाँ था सेंटर? कैसे गया पेपर? कितने नंबर का था? मैं तो देखी भी नहीं क्वेश्चन पेपर। कितने नंबर का था? और उसमें कितना कितना छत्तीसगढ़ का कितना नंबर का था? और 10 नंबर भारत का भूगोल और बाकी वही केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। पता नहीं मैं ये एग्ज़ाम को कैसे देख नहीं पाई, मैं खुद पता नहीं था कि ये, मैं खुद ही नहीं डाल पाई थी इसमें। बाद में देखी सब लोग दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को। और कंप्यूटर और भारत का भूगोल ठीक था, मतलब मैं यूट्यूब पे बाद में देखा। हाँ, और साइंस को थोड़ा वही वाला दे रहे हैं, ग्राउंड वाला। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ का कितना क्वेश्चन बना? गिरी? उस दिन वाला आपका आया है, मुंगेली आगर। फिर सही हो गया। देख लो भाई, मेरे क्वेश्चन आते हैं ना, हल्के मत लेना। आगर को बना पाए कि नहीं बना पाए ये बताओ। हाँ, अच्छा, मतलब जो जय उत्पात था उसी को दे दिए थे। और मैकल्स को तो सब जानते ही होंगे, कवर्धा करके, रुद्री, धमतरी, और कई कई उसमें जसपुर एग्रोफेस्ट करके दिया हुआ है। तो जैसे उसमें जब बुक पढ़ेंगे आप आर्थिक सर्वेक्षण का, तो जसपुर एग्रोफ्रेश करके दिया हुआ है। तो उसमें पूरा कई कई तो डायरेक्ट दिया हुआ है ना जिले का नाम, तो आप लोग पहचान सकते हो। कुछ कुछ ही हैं जिसको आपको याद करना है, जैसे पंचतत्व है, बांसा झाल है, आगर है। आगर को भी आप लोग मुंगेली करके याद कर सकते हो, क्योंकि आगर नदी मुंगेली में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। अब हमको क्या पढ़ना है? गुजरात की विजय। इसी दौरान अकबर क्या बनाएगा? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। ठीक है, गुजरात विजय 1573 देखते हैं। तो अकबर ने मध्य भारत तथा राजपुताना में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। उसके बाद 1572 ईस्वी में गुजरात पर अपना ध्यान केंद्रित किया। देखिए, जो अकबर था, मैं बताई थी, वो लचीलेपन के साथ साथ उसमें कठोरता भी विद्यमान थी। ठीक है, और वो
साम्राज्य विस्तार करने के लिए मित्रता भी करता था, वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता था और युद्ध नीति भी करता था। जहाँ पर बात नहीं बनती थी वहाँ पे क्या करता था, आक्रमण कर देता था। अब उसका ध्यान किधर केंद्रित हो रहा था, गुजरात वाले एरिया पर केंद्रित हो रहा था। आपने कभी कभी किसी फैक्ट में पढ़ा होगा कि इसी के दौरान अकबर ने पहली बार क्या देखा था, समुद्र को देखा था। ठीक है, जब उन्होंने गुजरात विजय अभियान चलाया था तो उसी दौरान इन्होंने समुद्र को देखा था। और खंभात की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में ही है। ठीक है, तो अभी इसी युद्ध के दौरान होगा। तो गुजरात का जहाँ एक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ था और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर अनेक व्यस्त बंदरगाह थे और व्यापारिक केंद्रों के रूप में तेजी से विकास कर रहा था। आप सभी जानते हैं कि गुजरात कोस्टल एरिया में पड़ता है। ठीक है, समुद्र के पास ही स्थित है और खंभात की खाड़ी स्थित है। तो व्यापारिक दृष्टि से भी गुजरात क्या था, महत्वपूर्ण था और यहाँ की भूमि उपजाऊ भी थी। तो अकबर का जो ध्यान था वो गुजरात वाले एरिया पे क्या हो रहा था, केंद्रित हो रहा था। ठीक है, कोई भी जो राजा है किसी उपजाऊ क्षेत्र को देखते हैं या व्यापारिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अगर किसी राजा को पता चलता था तो वो क्या करता था, उसके ऊपर जरूर अटैक करता था। और अकबर जैसे महत्वाकांक्षी राजा, ठीक है, जिन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए हिंदुओं के साथ भी क्या रखा, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, तो वैसा इंसान तो जरूर अटैक करेगा। तो उसका ध्यान जो है वो गुजरात की तरफ केंद्रित हो रहा था। अब वो क्या करेगा, गुजरात विजय अभियान चलाएगा। कौन, अकबर। ठीक है, और अकबर के गुजरात अभियान के समय सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय यहाँ का शासक था। ठीक है, जब अकबर ने गुजरात विजय अभियान चलाया था तो इस दौरान सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय कहाँ का शासक था, गुजरात का शासक था। ठीक है, कौन, सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय कहाँ का शासक था, गुजरात का शासक था। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि गुजरात की जो अमूल्य संपदा है, ठीक है, वहाँ की जो ज़मीनें हैं बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी और व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया था गुजरात, जो कि समुद्र के किनारे पड़ता था। तो अकबर को ये जानकर बहुत ही खुशी हुई और वो कहाँ चले गए, गुजरात जाने के लिए विजय अभियान चलाया। ठीक है, तो ये जो अकबर है वो साम्राज्य विस्तार करने के लिए कुछ भी कर सकता था भाई, यहाँ तक कि मित्रता कर सकता था। अगर मित्रता से बात नहीं बनेगी तो लड़ाई कर सकता था और लड़ाई से बात नहीं बनेगी तो वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको यहाँ पे तो किसी संबंध स्थापित नहीं करेगा, ये सीधे युद्ध करेगा। तो गुजरात आक्रमण के लिए अकबर को राजकुमार इत्माद खां द्वारा आमंत्रित किया गया था। देखिए, अब जैसे कि मैंने पढ़ाया था क्या, इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे उसके चाचा। ठीक है, और कुछ और अमीर सरदार थे जो उसको यहाँ से हटाना चाहते थे। तो किसको कौन था जो बाबर को आमंत्रित किया था, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया था। उसी तरह यहाँ पर जो इत्माद खां है, इसने किसको आमंत्रित किया था, अकबर को आमंत्रित किया था। हालांकि अकबर अपने स्वार्थ के लिए भी आ रहा था और यहाँ पे इत्माद खां ने भी आमंत्रण किया था, ताकि ये सोचा था कि अकबर इसको हरा देगा तो पूरा गुजरात मेरे अधिकार में आ जाएगा। ये ऐसे सोच के किसको आमंत्रित करेगा, अकबर को आमंत्रित करेगा। और माना जाता है कि थोड़ी सी मशक्कत के बाद गुजरात की समस्त रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब देखिए, अकबर तो एक महान सम्राट, महान बादशाह हो गया था, क्योंकि उसने बहुत सारे युद्ध को जीत लिया था और बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो जो इधर का, जो गुजरात के आसपास छोटे छोटे रियासतें थी, छोटे छोटे राजा थे, वो अकबर की शक्तिशाली सेना को देखकर क्या कर लिए, उसके सामने झुक गए, आत्मसमर्पण कर लिए। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे राजा थे, ठीक है, छोटे छोटे रियासतें थी, किसकी अधीनता स्वीकार करेंगे, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है आप लोग की कि अकबर जो था, इसकी जो सेना थी बहुत ही ज़्यादा क्या थी, शक्तिशाली थी। ये युद्ध करते करते क्या हो गया था, इनकी युद्ध नीति में ये पारंगत हो गई थी इसकी सेना। इसलिए जो गुजरात की जो छोटी छोटी रियासतें थी वो क्या करते हैं, अकबर के सामने में झुक जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। अगर नहीं झुकेंगे तो अकबर की पूरी सेना इनको रौंद देगी। तो इसलिए डर के कारण जो आसपास के जो रियासतें रहती है वो क्या करती हैं, अकबर के सामने झुक जाती हैं। और गुजरात विजय के बाद अकबर ने उसे एक प्रांत के रूप में संगठित किया और मिर्जा अजीज कोका के अधीन
कर स्वयं राजधानी लौट गया। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसमें इतना ही समझना है कि जब अकबर ने गुजरात विजय अभियान चलाया था तो वहाँ के जितने भी रियासतें थी उन्होंने क्या किया, अकबर के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने लड़ाइयाँ नहीं की, क्या टेक दिए, घुटने टेक दिए। वो अकबर के साथ लड़ाई की ही नहीं तो अकबर क्या करेगा, ऑटोमेटिक युद्ध जीत जाएगा। और उन्होंने एक, इनका अधिकारी था मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका को सूबेदार नियुक्त किया गुजरात से। गुजरात में मिर्जा अजीज कोका को क्या किया, सूबेदार नियुक्त किया और वापस वो कहाँ चले गया, अपने आगरा में। ठीक है, अपने राजधानी लौट गया। कौन, अकबर। तो मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाया और कहाँ लौट जाता है, वो अपनी राजधानी लौट जाता है। तो आपको सिर्फ गुजरात विजय अभियान जो हुआ तो उसमें ध्यान रखना है कि ये जाता है, ठीक है, यहाँ की व्यापारिक स्थिति को देखता है, यहाँ की उपजाऊ जमीन को देखता है, धन धान्य से संपन्न है गुजरात करके वो विजय अभियान चलाता है। और इत्माद खां के द्वारा इसको आमंत्रण भी किया जाता है। लेकिन अकबर की शक्तिशाली सेना को देख के वहाँ की जो रियासतें रहती है अकबर के सामने झुक जाती है और आत्मसमर्पण कर देती है। तो गुजरात वाला जो क्षेत्र है वो अकबर के हाथों में आ जाता है और मिर्जा अजीज कोका को वो सूबेदार नियुक्त करता है और अपनी राजधानी वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे किसकी जीत हो जाती है, अकबर की जीत हो जाती है। उसके बाद अकबर के अहमदाबाद से वापस आ जाने के 6 माह के अंदर ही मिर्जा बंधुओं के अधीन विद्रोही गुट एकत्रित हो गए और उन्होंने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, जो मिर्जा अजीज कोका है इसको क्या बनाया था, अकबर ने सूबेदार बनाया था। यहाँ पे समझो, यहाँ पे लिखा है, उसके ऊपर मत जाओ। ठीक है, तो मिर्जा अजीज कोका को सूबेदार बनाया था, लेकिन उसी के जो बंधुओं थे, उसी के मित्र बंधु थे मिर्जा अजीज कोका के, उसके जितने भी रिलेशन में आते रहे होंगे उसके रिश्तेदार, तो उन्होंने क्या कर दिया, अकबर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो पुनः अब गुजरात आएंगे अकबर। ठीक है, पुनः गुजरात आएंगे अकबर। तो आगरा में अकबर ने विद्रोह का समाचार पाकर, अब आगरा तक समाचार पहुंच गया। ठीक है, आगरा तक समाचार पहुंच गया और आगरा में कौन बैठा है, अकबर बैठा है। तो पुनः अहमदाबाद की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, अब अकबर पुनः कहाँ आएगा, अहमदाबाद की ओर आएगा। और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। और स्मिथ ने 1573 ईस्वी में गुजरात के अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। जो अंग्रेज इतिहासकार है स्मिथ, इसको नोट करो, ये आता है ऐसे, ऐसा जो स्टेटमेंट लिखा रहता है वो आता है एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मिर्जा अजीज के जो रिश्तेदार थे या उसके भाई बंधु थे, सबने मिलकर मुगलों के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। तो इसी विद्रोह को दबाने के लिए जो अकबर है वो पुनः कहाँ आएगा, अहमदाबाद आएगा, क्योंकि बात आगरा तक पहुँच चुकी थी। और अकबर फिर से विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ आ रहे हैं, अहमदाबाद, गुजरात आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्मिथ जो था, कौन है ये स्मिथ, अंग्रेज इतिहासकार था। उन्होंने क्या कहा है कि गुजरात के अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। आप सभी जानते हैं कि जो अंग्रेज इतिहासकार हैं कुछ न कुछ किसी न किसी राजा के बारे में लिखते ही रहते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने इनके बारे में लिखा है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इतिहास का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था क्या? अच्छा, मैं सिलेबस ही नहीं देखी थी और एग्जाम के बारे में मुझे पता भी नहीं था। हाँ, सिलेबस में कभी कभी मेंशन नहीं होता है, वो चीज़ें भी आ जाती है। जैसे कि सीजीटेट के एग्जाम में भी होता था, बहुत सारा जो टॉपिक है वो लिखा ही नहीं रहता था, तब भी मैंने क्वेश्चन को देख के उसके बारे में पढ़ा दिया था। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था, मैं देखूंगी आज पेपर। हो गया इतना? ये क्या है, क्या है जी? ये बुलंद दरवाजा है।
तो अहमदाबाद पहुंचकर अकबर ने विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर दिया। अब देखिए, अकबर के खिलाफ इन्होंने क्या किए थे, युद्ध छेड़े थे, और अकबर आया और उस विद्रोह को क्या किया, पुनः दबाया, और मुगल साम्राज्य का ये अंग बना लिया गया। अब अकबर ने तो जिम्मेदारी दी थी मिर्जा अजीज कोगा को, लेकिन वो खुद ही जबरदस्ती का विद्रोह कर दिया है, तो अब हार जाएगा मुगलों से, है ना। मुगल जैसे यहाँ पे बादशाह अकबर है, इनकी इतनी विशाल सेना है, उससे अगर वो पंगा लेगा तो वो जीतेगा क्या, नहीं जीतेगा। वो अकबर आया, फिर से यहाँ पे उनके विद्रोह को दबाया, और पूरा अब गुजरात किसके अंडर में आ गया है, मुगलों के अंडर में आ गया है। ठीक है, तो अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनाया। ठीक है, आगरा था शुरुआत में इसकी राजधानी, लेकिन बाद में वो कहाँ स्थानांतरित करते हैं, फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करते हैं। और फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है, यूपी में स्थित है। और गुजरात विजय अभियान के चलते ही उन्होंने क्या बनाया था, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। तो सभी लोग नोट कर लेंगे, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ये है भाई बुलंद दरवाजा, जो यूपी के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। गुजरात विजय अभियान के चलते ही अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जब इन्होंने गुजरात विजय अभियान चलाया और वो जीत गए, तो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। और अकबर ने पहली बार यहाँ कैम्बे खंबात से में समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से पहली बार मुलाकात की। ठीक है, और इसी दौरान जो अकबर है वो खंबात की खाड़ी में समुद्र को देखता है, जिसको बोला गया है कैम्बे, कैम्बे भी बोला जाता है, उसी को खंबात भी बोला जाता है। और पहली बार ये क्या करता है, मुगलों से मुलाकात करता है। गुड मॉर्निंग रितु। अच्छा, कोई नहीं रितु, पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं अभी कमेंट देख रही हूँ आपका। नोटिफिकेशन नहीं आता क्या जी? तो थोड़ा सा बात कीजिएगा उधर। अच्छा ठीक है, तो सुबह क्लास होती है करके एक बार चेक कर लिया करो, 8 से 8:30 के बीच में, है ना। और उसमें प्रॉपर सुनाई नहीं देता है कि नहीं देता? ठीक है, और बाद में तो देख सकते हो ना वीडियो को। ठीक, तो इसी दौरान जो अकबर रहता है क्या करता है, समुद्र को देखता है और सबसे पहली बार पुर्तगालियों से मिलता है। क्योंकि यहाँ पे ये 1573 की बात हो रही है ना, और 1498 में यहाँ पे पुर्तगाली आ गए हैं, है ना। वास्को डी गामा कब आता है भारत? 1498 में आता है ना। ठीक है, अब हम देखेंगे अब्दुल रहीम के बारे में। मैंने उस दिन नवरत्नों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा रही थी, है ना। तानसेन को पढ़ाई थी, बीरबल को पढ़ाई थी, हाँ ठीक है, हाँ कुछ कुछ को बता दी थी, तब भी एक बार फिर से सुन लो यहाँ पे, है ना। तो बैरम खां का पुत्र जिस अब्दुल रहीम कौन था? बैरम खां का पुत्र था। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? यही है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कौन था? बैरम खां का पुत्र था। तो जैसे ही बैरम खां की मृत्यु होती है, उसका देखभाल कौन करता है? अकबर करता है। तो मैंने बताया था, बाद में जो बैरम खां रहता है अकबर के साथ क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। वो कौन सा युद्ध था? दिलवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें बैरम खां को परास्त कर देता है अकबर और उसे हज की यात्रा करने के लिए बोलता है। हज मतलब ही होता है यात्रा, और मक्का मदीना भेज देता है अकबर। ठीक है, तो रास्ते में ही कुछ डाकुओं या कुछ विद्रोहियों ने किसकी हत्या कर देते हैं? बैरम खां की हत्या कर देते हैं। अकबर की हत्या कहाँ से करेगा जी? बैरम खां की हत्या कर देते हैं। तो बैरम खां की जो विधवा रहती है सलीमा बेगम, जिसके साथ विवाह कौन करेगा? अकबर करेगा, और उसके पुत्र का पालन पोषण करता है और उसके अपने नवरत्नों में शामिल करता है। ठीक है, वही है बैरम खां। ठीक है, तो इसी बैरम खां जिसकी हत्या कर दी गई है हज यात्रा के दौरान मक्का मदीना जाते समय,
उसका पुत्र कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। और अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर जो रहता है अपने 9 रत्नों में शामिल करता है और उसका पालन पोषण भी करता है। ठीक है, जो अकबर रहता है अब्दुल रहीम खाने खाना का क्या करता है? पालन पोषण करते हैं, क्योंकि ये इसकी मम्मी से शादी कर चुका है। कौन? अकबर। और बैरम खां की माता जी का नाम है सलीमा बेगम, पिताजी का नाम है बैरम खां। देखो कल ही मैंने बताई थी ना जी, ये जो इसके पिताजी कौन है? बैरम खां। और माता जी कौन है? सलीमा। और सलीमा बेगम से विवाह कौन करेगा? अकबर। और अकबर ही क्या करेगा? इसका पालन पोषण करेगा। किसका? अब्दुल रहीम खाने खाना का। और उसको अपने 9 रत्नों में शामिल करेगा। और इनके द्वारा ही किसकी रचना की गई है? बाबरनामा की रचना की गई है। तुजुक ए बाबरी जो कि तुर्की भाषा में था, उसको फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खाने खाने ने किया है। और किसके नाम से किया है? बाबरनामा के नाम से किया है। ध्यान रखेंगे इसको। अब हमको क्या देखना है? मानसिंह। कल मैंने बताया था कि आमेर का राजा था राजा भारमल। आमेर का राजा था राजा भारमल। और राजा भारमल की पुत्री थी हरकाबाई, जिसको हम लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं। तो राजा भारमल की पुत्री कौन है? हरकाबाई। और हरकाबाई से विवाह कौन करता है? अकबर करता है। और हरकाबाई का जो भाई रहता है वो कौन रहता है? भगवान दास। वाह, मानसिंह उसका भतीजा रहता है। हरकाबाई का जो भाई है कौन है? भगवान दास। हरकाबाई का भाई भगवान दास। और भगवान दास का जो पुत्र है मानसिंह। जो मानसिंह है वो भी अकबर के 9 रत्नों में क्या है? शामिल है। ठीक है, तो मानसिंह आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे। पौत्र होंगे ना? ठीक है, इसके दादाजी कौन है? भारमल है। मानसिंह के दादाजी कौन है? भारमल है। ब्लड रिलेशन को समझो, रीजनिंग है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ब्लड रिलेशन? तो वही है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन चल रहा है। इसकी बुआ कौन है? मानसिंह की हरकाबाई। ठीक है, इसके फूफा जी कौन है? अकबर। ठीक। भारमल के पुत्र तथा भगवान दास के पुत्र, भारमल के पौत्र और भगवान दास के पुत्र। महाराजा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने विजय मानसिंह ने ही दिलाई थी। ये महाराणा है। ठीक है, कौन है? महाराणा। जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, तो मानसिंह ने इसमें कड़ा मुकाबला किया था अकबर की सेना की तरफ से। और मानसिंह की वजह से ही अकबर को हल्दी घाटी में क्या होती है? जीत प्राप्त होती है। तो मानसिंह ने हल्दी घाटी का युद्ध जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। और उन्होंने किसका साथ दिया था? अकबर का साथ दिया था। तो ध्यान रखेंगे, राजा भारमल का पौत्र कौन था? मानसिंह था। भगवान दास का पुत्र था। और हरकाबाई का क्या था? भतीजा था। ठीक है, और इसको अकबर ने अपने प्रशासन में नियुक्त किया था। और साथ ही साथ मानसिंह को 9 रत्नों में दर्जा दिया था। नेक्स्ट देखेंगे टोडरमल। देखिए भाई, टोडरमल से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आगे और बताऊंगी इनकी प्रशासन, तो इसमें आपको इनका योगदान देखने को मिलता है। टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त पद्धति लागू की थी। अब ये दहसाला बंदोबस्त क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो राजा टोडरमल ने अकबर के यहाँ आने से पूर्व शेरशाह सूरी के यहाँ क्या करता था? नौकरी करते थे। जो टोडरमल थे अकबर के यहाँ जॉब करने से पहले किसके यहाँ जॉब करते थे? शेरशाह सूरी के यहाँ जॉब करते थे। और भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी, जिसे आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं। तो आपको इनके बारे में ये याद रखना है कि इन्होंने भूमि सुधार की पद्धति चलाई थी। भूमि सुधार की पद्धति चलाई थी, जिसको क्या बोला गया है? आईने दहसाला बोला गया है। किसने भूमि सुधार की पद्धति चलाई थी? टोडरमल ने। अब ये आईने दहसाला क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम लोग इसका प्रशासन पढ़ेंगे अकबर का। तब कौन कौन सी भूमि होती थी अकबर के शासनकाल के समय में। ठीक है, खेती करने के लिए भूमि को कितने भाग में डिवाइड किया गया था, पोलस क्या होता है, पर्ती क्या होता है। ठीक है, और ये हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक थे, इसलिए इन्होंने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार नहीं किया। ये सिर्फ हिंदू धर्म को स्वीकार करते थे। कौन?
टोडर मल, हालांकि अकबर के नवरत्नों में शामिल थी। इन्होंने आईने दहसाला नामक पद्धति क्या की थी, चलाई थी। किसने चलाई थी, टोडर मल ने चलाई थी। चलो नेक्स्ट कौन है, फैजी। फैजी कौन है देखते हैं। ये अबुल फजल के कौन थे, बड़े भाई थे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। फैजी कौन है, अबुल फजल के बड़े भाई हैं। अबुल फजल ने किसकी रचना की है, अबुल फजल ने किसकी रचना की है, आईने अकबरी की रचना की है। तो अबुल फजल के बड़े भाई कौन है, फैजी हैं। ये कौन थे, उच्च कोटि के कवि व लेखक थे। अकबर ने इन्हें राज कवि बनाया था। इन्होंने अकबर नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। देखिए अकबर नामक ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने भी की थी, इसने भी की रही होगी, तो दोनों का नाम हमको देखने को मिलता है। एग्जाम में अगर आ गया अबुल फजल तो आप लोग अबुल फजल लगाएंगे, और फैजी आ गया तो फैजी भी लगाएंगे। ठीक है, दोनों भाई थे भाई, तो ध्यान रख लेंगे। और इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, और साथ ही गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और ये दीन इलाही धर्म के क्या थे, कट्टर समर्थक थे। मैंने आप सभी को पूछा था कि लीलावती जो गणित की पुस्तक है वो किसने लिखा है, पढ़ के नहीं आए होंगे तो फिर से सर्च करेंगे, जबकि मैंने बोला था। ठीक है, ठीक है। तो लीलावती जो गणित की पुस्तक है उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया था फैजी ने। तो ध्यान रखेंगे फैजी कौन था, अबुल फजल का बड़ा भाई था, जो उच्च कवि और लेखक था। ठीक है, जिसको अकबर ने किसकी उपाधि दी थी, राजकवि या राजकवि बनाया था। इसने अकबर नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। साथ ही साथ इन्होंने महाभारत और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसने किया था, फैजी ने किया था। ठीक है, और साथ ही साथ गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसने किया था, फैजी ने किया था। नेक्स्ट है हकीम हुकाम। कौन, हकीम हुकाम अकबर के रसोई घर का क्या था, प्रबंधक था, तथा अकबर का विश्वास पात्र व्यक्ति था। हकीम हुकाम कौन था, ये रसोई घर को संभालने वाला था भाई, जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। हकीम हुकाम कौन था, रसोई घर का प्रबंधक था, और अकबर ने इनके कार्यों से प्रभावित होकर इन्हें अपने 9 रत्नों में क्या किया था, शामिल किया था। तो हकीम हुकाम के बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि ये अकबर के रसोई घर का क्या था, प्रबंधक था, और इसके कार्यों को देखते हुए अकबर ने इसे अपने 9 रत्नों में क्या किया था, शामिल किया था। नेक्स्ट, मुल्ला दो प्याजा। भोजन में 2 प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया था। ठीक है, जो मुल्ला दो प्याजा है उसको भोजन में 2 प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए अकबर ने उनका नाम क्या रखा है, मुल्ला दो प्याजा रखा है। और अपनी बुद्धिमानी व वाक पटुता के कारण इसे 9 रत्नों में शामिल किया गया है। जैसे कि कोई प्रशासन है, किसी राजा का प्रशासन है ना, उसमें कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है, और वाक पटुता मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो तीखा प्रहार करता हो, चीज़ों को अलग ढंग से सोचता हो, और कूटनीतिज्ञ चाल चलने की उसमें क्षमता हो। क्या, कूटनीतिज्ञ चाल चलने की उसमें क्षमता हो। तो ऐसा बुद्धिमानी व्यक्ति था, क्योंकि ऐसे बुद्धिमानी व्यक्ति ही किसी युद्ध को जीतने के लिए, या कोई ऐसा युद्ध जो सिर्फ बिना युद्ध किए ही जीता जा सके, कोई चाल चलनी होगी या कोई रणनीति बनानी होगी, तो उसमें किसकी सहायता करता था, अकबर की सहायता करता था। तो इसको भी अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। लेकिन हालांकि 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान अगर व्यक्ति था तो वो था बीरबल था, जिसका मूल नाम क्या है, महेश दास है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। तो हमारे 9 रत्न कंप्लीट हो गए हैं भाई। वीर फौजी मान सिंह ऑटो में आता है। तो टोडरमल के बारे में जो दहसाला बंदोबस्त है उसको मैं पर्सनल समझाऊंगी कल अलग से। ठीक है,
दहसाला जो पद्धति थी क्या थी, मनसबदार कौन होते थे, उसको हम लोग कल देखेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत अभी चर्चा करूंगी मैं मनसबदार के बारे में, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा सा ये इसको पढ़ना पड़ेगा हमको अच्छे से। तो ये क्या होता है एक बार अच्छे से एक बार देख लो, फिर जितना भी बचा रहेगा उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। दहसाला पद्धति देखेंगे, मनसबदार देखेंगे और अकबर का थोड़ा बहुत प्रशासन देख लेंगे। फिर उसके बाद परसों से हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, उसमें अच्छे अच्छी चीज़ देखने को मिलेंगे, किरदार देखने को मिलेंगे, कितनी शादियां करता है वो, पी के पड़े रहता था, ऐसे टाइप से देखने को मिलेगा उसमें। फिर उसकी जो पत्नी आती है सेकंड वाइफ मेहरुनिशा, वो सब देखोगे। नवरोज़ त्यौहार, नवरोज़ त्यौहार मनाना कौन स्टार्ट किया था? बलबन के समय में। तो अभी नवरोज़ त्यौहार भी आपको देखने को मिलेगा जहांगीर के समय में, ठीक है। ये जो जहांगीर है वो अकबर से ज़्यादा भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। हालांकि अकबर महत्वपूर्ण है लेकिन क्वेश्चन जहांगीर से भी आता है। तो जहांगीर ने भी अनोखे अनोखे कार्य किए थे। तो मनसबदारी प्रणाली क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में क्या थी? प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। मनसबदारी जो प्रणाली थी ये मुगल काल में प्रचलित क्या थी? प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसको अकबर ने लाया था या अकबर ने लॉन्च की थी, ठीक है, या अकबर ने आरंभ किया था। तो मनसब मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। मनसब का अर्थ ही होता है पद या रैंक। इस चीज़ को समझो, कल थोड़ा सा मैं लंबे में इसके बारे में थोड़ा सा वृहद रूप में पढ़ाऊंगी कि कितना मनसब किसको दिया जाता था और कौन सा छोटा रैंक दिया जाता था और किसको बड़ा रैंक दिया जाता था, ठीक है। सवार, जात और सवार क्या होते हैं इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। आगे सर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मनसब शब्द था वो शासकीय अधिकारी या सेनापतियों का क्या करता था? रैंक डिसाइड करता था। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मनसब जो होता है वो पद या रैंक होता है। जो अकबर द्वारा नियुक्त जो शासकीय अधिकारी थे या सेनापति थे उनका रैंक डिसाइड करता था। जितना मनसब, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके पास 5000 मनसब है, कोई 4000 मनसब है, तो ऐसे टाइप से एक मनसब दिया जाता था, ठीक है, एक रैंक दिया जाता था, एक ओहदा दिया जाता था, उसी को बोला गया है मनसब। और ये कितना कितना दिया जाता था वो मैं कल के क्लास में बताऊंगी, कौन से अधिकारी को कितना रैंक दिया जाता था और सबसे ज़्यादा मनसब किसके पास थे, और जिसके पास ज़्यादा मनसब होगा उसके पास अधिकार भी उतने होते थे। तो ऐसा रैंक होता था जिसको सम्राट अकबर ने बनाया था, ठीक है, और आरंभ भी सम्राट अकबर ने ही किया था ये मनसब व्यवस्था को, मनसब प्रणाली को। और कल इसी में मैं आपको बताऊंगी कि जात और सवार क्या होता है इसी के अंतर्गत, और कितना कितना मनसब किसको किसको दिया गया था। तो कल हम पूरा मनसबदारी व्यवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और दहसाला व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। तो इससे पहले मैंने एक चीज़ बताया हुआ था कल की क्लास में, इबादत खाना। इबादत खाना जैसे कि मैं MCQ करवाऊंगी, जस्ट हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब, तो उसमें आपको अगर दहसाला बंदोबस्त से क्वेश्चन करोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। और इस चीज़ को मैंने CG टेट में जब पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि मनसबदारी क्या होता है, दहसाला पद्धति क्या होती है, इबादत खाना क्या होता है। तो इबादत खाना क्या होता है कल की क्लास में पढ़े थे हम लोग, क्या होता है ये? पूजा घर होता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या विशेषताएं थी इबादत खाने का? हाँ ठीक है। इबादत खाने की स्थापना कब की थी अकबर ने? सही बता रहे हो। तो जो इबादत खाना था इसमें सभी धर्म के
सभी धर्म के धर्म गुरु आते थे। देखिए, जो इबादत खाना था प्रारंभ में सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए खोला गया था, फिर बाद में इसमें सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाया गया, सभी धर्मों को सम्मिलित किया गया, ठीक है। और सभी धर्म के जो धर्म गुरु होते थे अपने अपने धर्म के बारे में क्या बताते, ज्ञान की बातें बताते थे। जैसे कि ईसाई धर्म वाले बताएंगे कि उनके धर्म में जो ज्ञान की बातें हैं वो क्या है, हिंदू धर्म वाले लोग बताएंगे रामायण महाभारत के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसी तरह सिख धर्म के, पारसी, बौद्ध, जैन, ये सब जितने भी धर्म गुरु आएंगे और अपने अपने धर्म के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। और अगर अकबर ने बाद में डिसाइड किया कि सभी धर्मों का उद्देश्य क्या है, एक है, और जो अकबर थे वो सभी धर्म के बातों को क्या करते थे, सुनते थे, ग्रहण करते थे, और वो सभी धर्मों को जानने के लिए मूलतः किसकी स्थापना किए थे, इबादत खाने की स्थापना किए थे। और सभी धर्म गुरुओं के बीच में वाद विवाद भी होता था, लेकिन जो फाइनली डिसीजन था वो कौन लेता था, अकबर लेता था। और इबादत खाने की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी, फतेहपुर सीकरी में की थी। ध्यान रखेंगे, इबादत खाने की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी, फतेहपुर सीकरी। ध्यान रखेंगे भाई सब लोग, ये आता हुआ है। साथ ही साथ मैंने क्या बताया था, दीन ए इलाही, अकबर ने एक नया धर्म चलाया था। कौन सा धर्म था वो, दीन ए इलाही। तो पिछले क्लास में मैं अच्छे से बताई थी इसको, दीन ए इलाही क्या होता है। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही का मतलब ही होता है ईश्वर का धर्म। ये अलग सा एक नया धर्म चलाना चाहते थे कौन, अकबर ने, और इन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की, दीन ए इलाही की। तो इसमें क्या होता था कि सभी धर्मों के जो मुख्य बातें थी उसको इसमें समाहित किया गया था, ठीक है। अर्थात सभी धर्मों के सार को जोड़ते हुए इन्होंने एक नया धर्म स्थापित किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीन ए इलाही धर्म। सभी धर्मों के मुख्य तत्वों को इसमें समाहित किया गया था, ठीक है। उसी को हम किसके नाम से जानते थे, दीन ए इलाही के नाम से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मनसबदारी व्यवस्था, दहसाला बंदोबस्त और अकबर का प्रशासन, ठीक है।